अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Which one of the following is the best suited for emotional development of children? बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या सही है? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। टीचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ये तो सिर्फ पेरेंट्स का काम है, ऐसा तो नहीं होता। कंट्रोल बाय द क्लासरूम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो क्लासरूम का है उसको कंट्रोल रखो, कंट्रोल से कभी। ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट कि आप जो क्लासरूम के जो एनवायरनमेंट है उस पर अपना अधिकार जमा के रखो, यानी स्ट्रिक्टली काम करो, तो ऐसा भी नहीं होता। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब क्या है कि सभी के साथ मिलकर, ठीक है, सभी को साथ लेकर, तो ऐसा सभी के लिए, सबके द्वारा, सबको लेकर डेमोक्रेटिक यही होता है। यानी जहाँ टीचर अपने बच्चों को साथ में लेकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि बच्चे डरने की बजाय उसको अपना फ्रेंडली या फैसिलिटेटर समझे, मतलब बच्चे उससे डरना छोड़ दें और उसके साथ साथ पार्टिसिपेट करें क्लासरूम की एक्टिविटी में। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ताकि उसके इमोशंस ग्रो कर सके, क्योंकि उसको फ्रेंडली लगना चाहिए। फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ही बच्चे अपने इमोशंस को ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्टी सोशल कल्चर थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग। तो देखिए, आपको कन्फ्यूजन कहाँ है? इन दो ऑप्शन में ही होती है, ठीक है। आप सोचोगे कि कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल के बारे में वाइगोस्ती नदी थी थ्योरी, सोशल कल्चर के बारे में, तो यही टिक कर दो, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग, क्योंकि कहती है वाइगोस्टी के अनुसार शैक्षिक का मतलब क्या है। इन्होंने शैक्षिक का मतलब क्या बताया, एजुकेशन को लेके इन्होंने क्या दो थ्योरी दी थी, जिसमें पहला था रेसिप्रोकल टीचिंग और दूसरा था इनका कोऑपरेटिंग लर्निंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है? रेसिप्रोकल टीचिंग में इस तरह से टीच किया जाता है जैसे कि आप एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बढ़ावा दे रहे हो, या फिर एक टीचर है वो दो या दो से अधिक छात्र को आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बना देता है, ठीक है, और कंटेंट पर गहराई से विचार किया जाता है, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी, समराइजेशन भी होता है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? टीचर बच्चों को सहयोग के साथ पढ़ाता है, ठीक है, एक दोस्त की तरह, अध्यापक की तरह या माता पिता की तरह, एक बच्चों से बिल्कुल समीप उनकी एक टीम बनकर उनको लर्निंग कराता है। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा वाइगोस्ती के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण, जिसमें कि आप एक ग्रुप की तरह मिलजुल कर काम कर रहे हो, ग्रुप बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन इज, इसकी शॉर्ट फॉर्म CCE, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, C फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। तो ये क्या है? टीचर सेंटर्ड, क्या टीचर को ध्यान में रख के किया जाता है? या असेसमेंट, बच्चे का टेस्ट देख के आप करते रहते हैं? या परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते करते? नहीं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें आप बच्चे को ध्यान में रखकर उसका कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन करते हो। सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि आप ना चेयरपर्सन हो किसी स्कूल के, ठीक है। हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन का एग्जाम्पल है ये। देखो, आपकी जो थिंकिंग होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट और दूसरी होती है डाइवर्जेंट, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जेंट होती क्या। कन्वर्जेंट होती है कि आप ना एक ही चीज़ पे सोच पा रहे हो, एरिया है वो लिमिटेड है। मान लो कि जैसे मैंने कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि मैं लिख देती 2 4 6 8, तो यहाँ क्या आएगा? आप फटाफट से बता दोगे कि यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में मैथ चल रहा है, ठीक है, कि मैंने ये मैथ में टेबल लिखी है। तो एक फील्ड में या एक क्षेत्र में या लिमिटेड एरिया में जब आपको पॉसिबल पता है आंसर यही होगा, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करते हो तो दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? ज़्यादा लार्ज लेवल पे आप कितने भी बड़े लार्ज लेवल पर सोच सकते हो, आपका सोचने का तरीका यहाँ पर अलग होता है।
आपका सोचने का तरीका फ्लेक्सिबल होता है, आप अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट की जो भी चीज़ें हालात आज के ज़माने में बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी सोचते हैं, ठीक है। ओरिजिनलिटी बेस भी होता है और काफ़ी एक्सप्लोर करके यानी सोच के या रिसर्च करके भी आप सोच सकते हो, ठीक है। रिसर्च करके भी आप सोच रहे हो तो देखो ना, स्कूल के लिए वो जो बोर्ड चेयर पर्सन है वो इम्प्रूव के लिए कुछ नया क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एजुकेशन में, तो वो क्या कर रहा है, हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट, कम लेवल पे तो सोच नहीं रहा, वो बड़ा सोच रहा है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, हर एक्सपेक्ट से सोच रहा है। तो कन्वर्जेंट को तो आप काट ही दोगे, ठीक है। बचा डाइवर्जेंट, अब वो ज़्यादा हाई लेवल क्वालिटी सोच रहा है तो लोअर तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हुआ, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट। हिंदी में देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे, तो उच्च स्तरीय अपसारी। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इंडिविजुअल होता है हर एक अलग अलग बच्चे को अटेंशन देना टीचिंग लर्निंग में ज़रूरी है। क्यों, लर्नर ऑलवेज लीन बेटर इन ग्रुप्स, लीन का मतलब होता है तेज या बेहतर, ठीक है, कि जो बच्चा है वो ग्रुप में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है या अच्छा कर सकता है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब इट, कि आपको ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है, या इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर्स, या ये अपॉर्चुनिटी अच्छी देती है टीचर्स को कि वो डिसिप्लिन में लर्नर को रख सके। या फिर चिल्ड्रन डेवलप एट अ डिफरेंट रेट्स या लर्न डिफरेंटली। देखिए, इंडिविजुअल अटेंशन का ही है और हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बच्चे को डेवलप किया जा रहा है डिफरेंट रेट से और अलग अलग उसके अनुसार, जितना बच्चा सीख सकता है उसके अकॉर्डिंग ही उसे सिखाया जाता है। जैसे स्लो लर्नर को कम और फास्ट लर्नर को ज़्यादा। अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अंडर एस्टिमेट बाय पियाजे। पियाजे ने किस पर कम ध्यान दिया था, हेरिडिटी के बारे में तो पियाजे ने खूब बताया था। इकोसेंट्रिक स्पीच, ये भी बताया था कि खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, ये भी बताया था। तो किस पर ध्यान कम दिया था, सोशल इंटरेक्शन पर, तभी तो वाइगोत्स्की को ये बताना पड़ा था। तो ऐसे भी आप आंसर को कर सकते हैं। हिंदी में देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया, तो कौन सा कम आंका गया, सामाजिक अंतर क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स डैश में क्या आएगा, जेंडर इन द क्लासरूम डैश इट द लर्निंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटरप्रेट करते हैं टीचर और स्टूडेंट मिलकर, जेंडर को इंटरप्रेट तो नहीं करेंगे। अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट भी नहीं करेंगे। डिफाइन करते हैं, डिफाइन तो बचा क्या, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसका इट डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग पर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं यानी निर्मित करते, बनाते हैं, और यह सीखने के वातावरण पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। राजेश इज अ वोरेशियस रीडर। वोरेशियस मतलब जो एक तरह से किताबी कीड़ा नहीं होते जो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, बुक वार्मर, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हिज कोर्स बुक के अलावा ही ऑफन गोज टू लाइब्रेरी जाता है, रीड बुक्स ऑन द डाइवर्स टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पर पढ़ता है। राजेश डज हिज प्रोजेक्ट भी करता है, इवन इन द लंच ब्रेक में भी करता रहता है। ही डोंट नीड प्रमोटिंग बाय हिज टीचर, ना तो टीचर को उसको बोलने की जरूरत पड़ती है और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट, ना ही पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि टेस्ट दे दे, या सीम टू ट्रूली एंजॉय लर्निंग, वह लर्निंग को एंजॉय कर रहा है। तो ही इज बेस्ट डिस्क्राइब, तो वो क्या है, फैक्ट सेंटर्ड लर्नर। क्या वो फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है, ठीक है, सिर्फ फैक्ट को पढ़ता रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ कहा है वो प्रोजेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो वो तथ्य को तो याद कर नहीं रहा। टीचर मोटिवेटेड लर्नर, कि वो शिक्षक अभी प्रेरित शिक्षार्थी है, टीचर को उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, यहाँ साफ लिखा डज नॉट प्रमोटिंग बाय द टीचर, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट सेंटर टीचर, यहाँ भी लिखा है कि यहाँ पे ना तो पेरेंट्स उसको टेस्ट के लिए बोल रहे हैं ना टीचर को करना पड़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर वो खुद से इतना पढ़ता रहता है, वो इंजॉय कर रहा है लर्निंग को, खुद पढ़ता रहता है, ठीक है, तो वो अंदर से मोटिवेट है,
तो क्या हो जाएगा, जब कोई अंदर से मोटिवेट होता है तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। 2 टाइप्स का मोटिवेशन होता है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। केस है अति लोलुप पाठक, वह अपने कोर्स को की पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी अपना परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। जैसे उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया गया, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, वह बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेट है। वो चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, अगर प्री प्राइमरी के बच्चों को कुछ अलाउ कर दिया जाता है डिस्कवर करने के लिए तो वे खुश रहते हैं। दे बिकम डिस्ट्रेस, और वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं व्हेन दे आर डिस्करेज, जब उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता तो वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं। दे सो डू टू देयर मोटिवेशन टू, तो रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोरेंस को हमें रिड्यूस करना चाहिए। अगर हम बच्चों को रोकेंगे, स्टॉप करेंगे तो उनके अंदर शाइनेस बढ़ जाएगी फ्यूचर में और वो डिमोटिवेट भी हो जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो राइट आंसर इज ए। हिंदी में देखिए, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाए तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डेस्क की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करने, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को क्या चाहिए होती है, हमेशा अटेंशन चाहिए होती है, वे चाहते हैं कि सभी का ध्यान हमारी तरफ खिंचे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या है। यूजिंग ए वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड, आप अलग अलग वैरायटी यूज़ कर रहे हो अलग अलग ग्रुप के लिए स्टूडेंट्स की नीड के अनुसार। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए आप अलग कर रहे हो। डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन स्टूडेंट एक्टिवली, अनडिसिप्लिन के लिए तो आप कुछ भी नहीं करोगे या डिसऑर्डर में कुछ नहीं करोगे। यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज, ऐसा ग्रुप बना रहे हो जो कभी चेंज ना हो, तो ये रूढ़िवादी का कॉन्सेप्ट है। ये भी अपना कन्फ्यूजन आपको 2 में होगी। तो राइट आंसर आप देखिए क्या है कि आप एवरी स्टूडेंट के लिए तो डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ग्रुप के लिए तो अलग अलग कर ही सकते हो, आप ग्रुप बना देते हो बच्चों का। अंतःपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहकरण के विविध उपयोग के रूप में उपयोग करना। When a teacher involves a visually challenged learner in a group activity with the other learner of the class, she is, जब भी बात देखिए ऐसे आएगी ना, कोई विजुअल चैलेंज पर्सन है, कोई भी बच्चा ऐसा जो अब नॉर्मल है, यानी जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कोई भी बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ मिला दिया जाएगा, तो आपको कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बस आप वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन को टिक कर दोगे कि जब भी बात ऐसे बच्चे की आएगी, या तो यहाँ पे देखिए विजुअल चैलेंज जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, विजुअल चैलेंज मतलब जो देख ना सके। तो किसी भी बच्चे में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है, किसी भी तरह से डिसेबल है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, और उस बच्चे को अगर आप किसी भी नॉर्मल स्कूल में जहाँ पे सभी बच्चे शामिल हैं वहीं इंक्लूड करते हैं, तो इसे ऐसे याद रखना, वही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अंदर अन्य शिक्षार्थी के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है, तो वह क्या है, समावेशी शिक्षा की भावना से काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज, रिस्पॉन्स दिया और टीच कर दिया अकॉर्डिंगली, आप एक लेसन प्लान बना लें, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ा दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या ऑर्गेनाइज एज मैनी एक्टिविटी एज पॉसिबल, जितनी एक्टिविटी हो सके उतनी करा दी, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बच्चों को बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे हो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हो, बिल्कुल हर चीज़ डिसिप्लिन में हो रही है, ठीक है, काम भी अच्छे से वो कर रहे हैं। प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, या उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो कुछ सीख सके एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, उनके अपने अपने लर्निंग स्टाइल के अनुसार। हर बच्चा अलग अलग होता है, कोई ना रीड करके अच्छे से याद कर लेता है, ठीक है, कोई लाउडली रीड करता है, कोई साइलेंट पे रीड करता है, ठीक है, कोई लिख कर याद करता है, राइटिंग वे में याद करता है। तो बच्चे की अलग अलग नीड होती है, तो आप क्या कर रहे हो, उनको इस तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जैसे वो अपने अनुसार कर सके। तो बेस्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड आप उनको काम करने दें। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी में देखिए, शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम स्टाइल के अनुसार, शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसाइज। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग किस पे एम्फेसाइज करती है? एम्फेसाइज का मतलब है जोर देती है या महत्वपूर्ण मानती है। डिसिप्लिन क्लास पे, कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी इन ड्यू टाइम पे जो भी कोई काम है वो पूरा कर देना। एक्टिविटी पार्टिसिपेट ऑल द स्टूडेंट्स, हाँ सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना, सभी बच्चे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। टेकिंग एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, नहीं, जब भी आप एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ आप क्या ढूंढोगे कि सभी बच्चे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देती है, तो किस पर? सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर टुक हर क्लास ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू। अगर एक टीचर अपनी क्लास को एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाती है तो क्या कर रही है? टू प्रोवाइड अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन टीचिंग इन द स्कूल, रूटीन टीचिंग से उसे बच्चों को अलग कर रही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बच्चों को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की अपॉर्चुनिटी अवसर दे रही है। डू द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द स्कूल कैलेंडर, स्कूल के कैलेंडर में लिखा हुआ है कि भाई ये एक्टिविटी करानी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को मनोरंजन के लिए बाहर ले जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे डायरेक्ट अनुभव कर सके देख के कि वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो उनको अवसर दे रही है कि बच्चे अपनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखें, इसीलिए वो उनको बाहर एजुकेशन ट्रिप पर ले जा रही है। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख सकते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले जाती है प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। बाकी आप पोज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनिका अ मैथ टीचर है, एक मैथ की टीचर है एक मोनिका। आस्क राधिका, राधिका से क्वेश्चन पूछती है और नॉट गेटिंग एनी आंसर, और आंसर नहीं मिलता है फ्रॉम राधिका, राधिका से। शी क्विकली मूव्स, वह आगे बढ़ती है, एंड आस्क मोहन, और वो मोहन से आस्क मोहन अनदर क्वेश्चन, मोहन से दूसरा क्वेश्चन पूछती है। शी रिवॉर्ड्स हर क्वेश्चन, वो अपने क्वेश्चन के शब्दों को बदल देती है जब वो ये देखती है कि मोहन संघर्ष कर रहा है आंसर देने में। तो मोनिका जो टीचर है वो क्या शो कर रही है? ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इज एन एम्बेरेसिंग सिचुएशन, वह राधिका को एक एम्बेरसमेंट यानी कि एक शर्मिंदगी वाली सिचुएशन में नहीं डालना चाहती, नहीं वो तो ऐसा नहीं कर रही। वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ द आंसरिंग क्वेश्चन, वो जानती है अच्छे से कि राधिका कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगी। स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन, स्लाइटली नर्वस का मतलब क्या होता है? यहाँ होता है कि वो अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। या फिर सपोर्टिंग जेंडर स्टेरियोटाइपिंग ऑफ रोल बाय द फेवरिंग मोहन, या फिर जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है? रूढ़िवादिता, यानी कि बॉयज आर बेटर देन द गर्ल्स, इसलिए वो बॉयज़ को सपोर्ट कर रही है, मोहन को सपोर्ट कर रही है, और उसके लिए आसान शब्दों में उसने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो वो यही कर रही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी में देखिए, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो वो प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका की प्रवृत्ति क्या प्रदर्शन करती है? मोहन का पक्ष लेकर उसे लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा। नेक्स्ट देखिए, स्टडिंग अ मटेरियल एट अ स्ट्रेस इज नोन एज, यानी किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना डेस्क पढ़ाई के लिए रूप में माना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, बंटित, मैच्ड लर्निंग, समूहित, स्पेस लर्निंग, अंतरालिक, या नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। वट इज द मीन्ड बाय द टर्म सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का क्या मतलब है? पार्टिसिपेट इन अ सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में शामिल हो जाओ। टीचिंग रूरल मैसेव हाउ टू कीप देयर होम्स एंड स्ट्रीट क्लीन, रूरल एरिया में, गांव के इलाकों में बताओ गलियों में कैसे घरों को साफ रखना है या गलियों को साफ रखना है। प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबरों से इंट्रैक्शन यानी इंट्रैक्ट मतलब आपस में मिलना जुलना या जुड़ना। एंड इम्बाइडिंग सोशल वैल्यूज़, और उनको जो सोशल वैल्यूज़ है उनको एक्सेप्ट करना, या ठीक है। इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड ऑन द इलिटरेट रूरल मैसिव बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, या फिर गांव के लोगों पर, इलिटरेट लोगों पर, रूरल के गांव के लोगों पर इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालना, एक्सपर्टीज़ का, कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। तो क्या शो करती है सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन शो करती है कि आप सोसाइटी के मेंबरों के साथ इंटरेक्ट करें और सोशल वैल्यू को एक्सेप्ट करें। हिंदी में देखिए, हिंदी में समाजीकरण से क्या अभिप्राय है? समाज के सदस्यों के बीच चलती अंतर्क्रिया की परिक्रिया और सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण करना। सी इज द राइट आंसर। Who have signed MOU for accreditation of teacher education institute in India? टीचर को भारत में शिक्षण संस्थाओं के प्रत्यारोपण के लिए शिक्षण समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किसने किए? NCT और NAC।